सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं मिलूंगा सिट्रोन के ओनर से। आप में से बहुत लोगों ने इस कंपनी का नाम भी नहीं सुना होगा। अगर सुना होगा तो ये गाड़ी देखी नहीं होगी रोड पे चलते हुए। क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, और यही कार केवल पूछूंगा इस कार के ओनर से, जो कि है गौर भाई। कैसे हो भाई? ठीक हो भैया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया भाई। कब लिया आपने ये कार? भाई ये मैंने एक गाड़ी ली थी नवंबर 2022 में भाई। तब ये नई नई आई? हाँ, मतलब अगस्त में लॉन्च ही हुई थी, तो 2-3 महीने बाद ऑलमोस्ट आई गई थी मेरे पास। नई लॉन्च हुई थी, थोड़ा सा यूनिक थी गाड़ी और दिखने में भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि लुक्स का थोड़ा सा मुझे और जो इसके सेगमेंट की गाड़ी है उनसे बेटर लगा। तो इसीलिए मैंने, बजट के अंदर ही मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो 10 लाख से नीचे की थी, और जो स्पेसिफिकेशन मुझे चाहिए थे वो सब इसमें थे, तो इसीलिए मैंने परचेज करी गाड़ी। 10 लाख में आपने और कौन सी कार तब देखी? एक्चुअली क्या है ना, गाड़ी तो मैंने बहुत सारी देखी। इसमें अगर आप इससे अपर सेगमेंट की भी जो कार है, जिसमें नेक्सॉन आती है, जिसको हम मिनी एसयूवी कह सकते हैं, नेक्सॉन हो गई आपकी, और एक्सयूवी हो गई आपकी, और आपका वेन्यू हो गई, तो वो भी मैंने देखी थी। इनफैक्ट मैंने वेन्यू बुक भी की थी, क्योंकि मुझे पसंद थी वेन्यू पहले से। उसका मैंने S+ डीजल वेरिएंट लॉन्च बुक किया था। वो आपका ऑन रोड मुझे पड़ रहा था 11,76,000 रुपये का, 11,76,000। लेकिन मुझे गाड़ी वो पर्सनली बहुत पसंद थी, तो इसलिए मैं बजट से थोड़ा ऊपर भी चला गया था, और वो इवन डीजल भी थी, तो इसलिए मुझे वो स्पेसिफिकेशन के साथ बेस्ट वेरिएंट लगता था, और उसमें फीचर भी काफ़ी अच्छे थे इसके कंपैरिजन में। लेकिन ये प्राइस वाइज मुझे बेटर लगी, तो इसलिए मैंने ये अपना बिलो 10 लाख ये बैठ रही थी, तो इसलिए मैंने बुक करी थी, क्योंकि मुझे उसकी डिलीवरी नहीं मिल पा रही थी, बहुत ज़्यादा वेटिंग था उस टाइम। बुक कर चुका था मैं, और उन्होंने मुझे बोला था जून में मैंने बुक की थी कि जुलाई में मिल जाएगी, फिर अगस्त हो गया, फिर सितंबर हो गया। जब मुझे नहीं मिली तो मैंने सितंबर में फिर गाड़ी दोबारा से देखना शुरू करी। मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस भी देखी थी, तो मैंने कहा एक बार टेस्ट ड्राइव लेता हूँ। तो मैं गया कंपनी में, मैंने चलाई, पसंद आई गाड़ी, तो उसके बाद मैंने गाड़ी की बुकिंग करा दी थी, और मुझे ऑन स्पॉट 10 से 12 दिन के अंदर गाड़ी मिल भी गई। भाई आपने इसकी टेस्ट ड्राइव ली कौन से इंजन की? क्योंकि इसमें 2 इंजन आते हैं। बिल्कुल, एक NA आता है और एक टर्बो। पहले मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली थी नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की, तो वो मतलब प्राइस में हालांकि इससे काफ़ी, मतलब ऑलमोस्ट 1,60,65,000 रुपये का फ़र्क था दोनों गाड़ी में। लेकिन वो मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं आया था जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गाड़ी चाहिए थी फन टू ड्राइव कार हो, और ड्राइविलिटी थोड़ी सी चलाने में मज़ा आए गाड़ी को। तो फिर उस टाइम पे क्या था, टर्बो उनके पास अवेलेबल नहीं थी किसी रीज़न की वजह से। उन्होंने कहा था कि टर्बो हमारी अभी गई हुई है, तो हम आपको 1-2 दिन में अरेंज करा देंगे। तो मैं दोबारा गया उसकी पर्सनल टेस्ट ड्राइव लेने टर्बो कार की। जैसे मैंने चलाई, मुझे काफ़ी अच्छा एक्सेलरेशन लगा गाड़ी का, गेयर बॉक्स काफ़ी अच्छा लगा, ब्रेकिंग बहुत अच्छी लगी। नेचुरल एस्पिरेटेड से इसकी अच्छी ब्रेकिंग है, अपग्रेड है ब्रेकिंग इसकी। और ऑब्वियसली बात है कि चलाने में तो फिर टॉर्क 190 Nm का टॉर्क है गाड़ी के अंदर, जो कि आज भी मैं आपसे कह सकता हूँ, इवन आज भी इस प्राइस सेगमेंट की रेंज में किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगा। जबकि हम 2024 ऑलमोस्ट नवंबर 2 साल हो चुके हैं, तो वो आपको इस प्राइस स्पेसिफिकेशन में आज भी इतना टॉर्क और इस तरीके का 110 PS की पावर का इंजन नहीं मिलेगा इस तरीके की सेगमेंट के अंदर। एक्चुअली वेन्यू मैंने जून में बुक कराई थी, उन्होंने बोला 2 महीने में आ जाएगी, 3 महीने में, अगस्त सितंबर तक में आ गया। इवन मैंने उनसे बोला कि आप मुझे अक्टूबर में गाड़ी दे देंगे, उन्होंने कहा हाँ मैं गाड़ी अक्टूबर में आपको दे दूंगा गाड़ी, ठीक है। तो उसके बाद अक्टूबर में गाड़ी देने के बाद उन्होंने बोला आपको फिर एक बीच में कॉल आया कि अभी हमारा कुछ इशू चल रहा है, कम गाड़ियाँ आ रही हैं, सेमीकंडक्टर के इशूज उस टाइम पे चल रहे थे, आपने सुने होंगे काफ़ी। तो वो फिर वो बात नवंबर तक चली गई। तो वो फिर मैंने सोचा अगर देंगे ठीक है, उससे पहले मुझे पसंद आ गई, तो फिर मैंने बुकिंग वो कैंसिल ही करा दी थी। मैंने कहा पता नहीं अब भी कब आएगी, अभी भी कब आएगी गाड़ी। भाई आपका इस गाड़ी पे ट्रस्ट कैसे बन गया? ट्रस्ट का तो ये है कि ब्रांड के ऊपर तो ट्रस्ट था। क्या होता है, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, ब्रांड और प्रोडक्ट दोनों में फ़र्क होता है। ज़रूरी नहीं है कि मारुति के हर प्रोडक्ट कामयाब होते हैं। आपने देखा होगा मारुति की बहुत सारी गाड़ियाँ, किजाशी है फ्लॉप हो गई, ठीक है, मारुति की A-स्टार गाड़ी थी फ्लॉप हो गई। ऐसा नहीं कि मारुति की सारी गाड़ी ही अच्छी होती हैं, और बहुत सी गाड़ी ऐसी होती हैं जो पर्सनली कार इतनी ज़्यादा हाईलाइट होती है। जैसे आपने डस्टर गाड़ी एक सुनी होगी, ठीक है, रेनॉल्ट की, वो उसकी इतनी अच्छी सेल हुई थी कि उन्होंने पूरी कंपनी को बना दिया था। पोलो, वॉक्सवैगन की, इको स्पोर्ट, फोर्ड एस्पायर, ये आपने गाड़ियों के नाम सुने होंगे, काफ़ी अच्छा इनका प्रोडक्ट रहा है। तो ब्रांड तो देखिए मैंने इसके ऊपर वर्किंग करी थी। सिट्रन 1920 का ब्रांड है, ये 1920 से गाड़ी बना रहे हैं, काफ़ी इन्वेंशन सिट्रन ने करे हैं। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखेंगे, फ्रंट व्हील ड्राइव का इन्होंने इन्वेंशन किया है,
और सस्पेंशन के लिए जाना जाता है सिट्रन अपने आप में। इनकी एक गाड़ी ऑलरेडी C5 एयरक्रॉस मार्केट में थी, उसके भी 1-2 ओनर से मेरे सोसाइटी में भी रहते हैं 1-2 लोग, उनके पास वो गाड़ी है। मैंने पूछा, उन्होंने मुझे अच्छे रिव्यूज़ दिए। और कहीं ना कहीं देखिए ट्रस्ट तो करना पड़ता है। अब नई गाड़ी आई तो ऑब्वियसली बात है मैं रिव्यूज़ तो ले नहीं सकता हूँ। आज अगर मैं ये गाड़ी मैंने 34,000 किलोमीटर चला दी है, ऑलमोस्ट 35,000 किलोमीटर चला दी है। आज अगर मैं इसका रिव्यू दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे तो किसी के पास ये गाड़ी थी नहीं, तो मैंने ऑब्वियसली बात है उस रिस्क को मैंने एक्सेप्ट किया और उसके बाद ही परचेज़ करी है। थोड़ा बहुत हमें रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करता तो ऐसी फिर यूनिक कार ले भी नहीं पाता, क्योंकि उस टाइम पे यूनिक थी, लोग उसको देखते थे, रुकवा के पूछते थे, पलट के भी देखते थे। अब तो खैर काफ़ी लोगों को पता लग गया है। तो मुझे थोड़ी यूनिक कार चाहिए थी, थोड़ी अलग सी चाहिए थी। फैमिली में भी काफ़ी सारी गाड़ी हैं, तो वो थोड़ा सा अलग मुझे लेना था, तो दैट्स व्हाई मैंने इसको चूज़ किया। आज के टाइम पे भाई ये कम ही दिखती है रोड पे सिट्रॉन की कार, कम ही है, हालांकि मेरे बराबर में खड़ी है एक और लेकिन फिर भी कम है पहले के मुकाबले, अभी भी थोड़ा सा पहले के मुकाबले कम ही है। लेकिन ये है कि उस टाइम पे तो बिल्कुल भी लोग जानते ही थे कंपनी को, लेकिन आज फिर भी क्योंकि काफ़ी प्रोडक्ट आ गए हैं सिट्रन के। अभी इन्होंने रिसेंटली सिट्रन बसाल्ट लॉन्च की है और SUV कूपे गाड़ी है, काफ़ी अच्छी इनकी सेल भी हो रही है। C3 एयरक्रॉस इसका थोड़ा अपग्रेड वर्जन है, उन्होंने 3+2 सेट के साथ लॉन्च इन्होंने करी थी। और इसका एक इलेक्ट्रिक वर्जन भी है। इवन इसमें भी इन्होंने, जब मैंने लिया था उस टाइम पे, ये मेरा फील मॉडल है जो कि टॉप था, लेकिन आज इन्होंने शाइन वेरिएंट भी लॉन्च करा है। उसमें उन्होंने अलॉय और भी जो चीज़ें मिसिंग थी वो भी इन्होंने प्रोवाइड करके दी हैं। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने बाद में अपग्रेड करी हैं डेफिनेटली कंपनी ने। देखो मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आप सिट्रन ले रहे हैं तो अगर आप, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप 9 लाख का या 10 लाख का आपका बजट है, उस रेंज में आप दूसरी कोई भी कंपनी की गाड़ी देख रहे हैं, अगर आप एक बार आपने सिट्रन की गाड़ी चला ली तो फिर आप और किसी कंपनी की गाड़ी नहीं लेंगे, ये मेरी गारंटी है। वो इसलिए क्योंकि इसकी जो एक्चुअल में पॉजिटिव्स हैं ना, वो चलाने के बाद पता चलते हैं। मतलब अब आप ये देखो कि फ़ीचर की अगर आप बात करेंगे, बुलेट में किसी तरीके का कोई फ़ीचर नहीं होता, लेकिन बुलेट का जो है एक अपना एक चलाने का अलग एक्सपीरियंस होता है, उसकी ड्राइविलिटी बिल्कुल अलग होती है। तो थोड़ा सा चलाने में मज़ा आता है, थोड़ा सा वो मैंने फिर आदमी इग्नोर भी करता है। और प्राइस ब्रैकेट भी अच्छा था नो डाउट। जब मैंने ये गाड़ी ली थी तो ऑन रोड तकरीबन 9,48,000 रुपये के आसपास की गाड़ी थी। हालांकि मैंने काफ़ी एसेसरीज कंपनी से लगवाई, सीट कवर, नीचे इंजन गार्ड, तो मुझे थोड़ा सा एक्सटेंड वारंटी भी कराई मैंने। बैक कैमरा भी नहीं आता था, मैंने बैक कैमरा कंपनी से लगवाया। भाई बैक कैमरा भी नहीं मिलता था? बैक कैमरा भी नहीं मिलता, सेंसर आते थे लेकिन बैक कैमरा नहीं था, वो भी मैंने कंपनी से लगवाया। तो मुझे मोटा मोटा ये ऑलमोस्ट 9,90,000 की आप कह सकते हैं मुझे ये पड़ गई है गाड़ी सारी। ये पैक्स वगैरह जो आप देख रहे हैं साइड में सब लगा के, अब 9,90,000 मुझे ब्रेजा नेक्सॉन के काफ़ी अच्छे वेरिएंट मिल जाते, लेकिन जो मज़ा इसको चलाने में वो उन गाड़ियों में नहीं मिलेगा। और ना ही अब आप इसका व्हील बेस देखिए, 2650 mm का इसका व्हील बेस है, जो कि मैं आपको बता दूं वेन्यू, XUV और ब्रेजा से भी ज़्यादा है। कंपनी इसको हैचबैक कहती है। माइक्रो SUV पंच वगैरह से तो इसमें बहुत अच्छा स्पेस है, लेकिन अगर आप इसके अपर सेगमेंट की भी गाड़ी से कंपेयर करते हैं तो उसका व्हील बेस आपका वेन्यू, ब्रेजा, नेक्सॉन से भी काफ़ी अच्छा है, इसमें दिया गया है। और चलाने में भी 110 PS का इसका इंजन है, BHP का इंजन है, 110 BHP का, और 190 Nm का टॉर्क है, 180 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। तो वो सारी चीज़ें देख के मुझे हर चीज़ अपने हिसाब से सूट करती है, तो वो मैंने इसलिए चॉइस करी। भाई उस टाइम इसके इतने सर्विस सेंटर भी नहीं थे जब आपने कार ली, तो आपको दिल्ली आना होता होगा सर्विस आने, आप नोएडा रहते हो? बिल्कुल। तो वैसे नोएडा में आ गया है, नोएडा में फेज़ 2 में इनका सर्विस सेंटर आ गया है। और दिल्ली में मैं, अब देखिए क्या होता है ना, 10,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है, और मैं दिल्ली NCR में रहता हूँ, तो मुझे इतना कोई ऐसा दूर लगता नहीं। हाँ, थोड़ा सा जो लोग रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो दिल्ली NCR से दूर हैं, कहीं विलेज में रहते हैं, तो वो उनके लिए मैं प्रॉब्लम मान सकता हूँ। लेकिन अगर दिल्ली NCR में गुड़गांव में भी इनका सर्विस सेंटर है, दिल्ली में है, अब नोएडा में भी ओपन हो गया। इवन कंपनी NS24 गाज़ियाबाद में भी इनका ओपन हो गया। कंपनी धीरे धीरे बढ़ा रही है। उस टाइम पे मुझे पता था कि कंपनी नहीं आई है, दूसरा ही प्रोडक्ट था इनका इंडिया के अंदर, तो वो चीज़ मैंने एक्सेप्ट करी और मैं दिल्ली जाता हूँ, सर्विस कराता हूँ। उसके बाद अब मैंने 30,000 पे कराई है, अब मैं 40,000 पे जाऊँगा। तो वो थोड़ा सा तो करना पड़ता है, जाना पड़ता है एक बार, और एक दिन में ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। 35,000 आपने इस कार को चला दिया है, इस कार की सर्विस कॉस्ट कितनी आती है और आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है? सर्विस एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ क्या होता है, जितने ज़्यादा आज की डेट में आप टाटा
के प्रोडक्ट्स देखते हैं उसमें कितनी कमी आ रही है। टाटा की सर्विसेज अच्छी नहीं बताते हैं लोग, शिकायतें हैं। इवन काफ़ी और भी कंपनीज है जो बड़ी हैं, शिकायत क्योंकि क्या कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं, इतना ज़्यादा कस्टमर्स है कि उनके पास अटेंड करने के लिए लोग कम होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आप जाओगे आपको 10 ऑलरेडी वहाँ पर स्टाफ है, तो आपको अटेंड करने के लिए पर्टिकुलर एक स्टाफ मिलता है, वो अच्छे से आपकी सुनता है। क्योंकि कंपनी को ग्रो करना है इंडिया में, कंपनी चाहती है कस्टमर को सर्विस देना, उसका काम सिर्फ बेचने का नहीं है। यहाँ पे तो मारुति हुंडई में आज इवन महिंद्रा टाटा की सेल्स भी काफ़ी अच्छी है। उनका तो ये है कि बस बेचो और उसके बाद आप देख ही रहोगे यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते होंगे कितने ज़्यादा लोग परेशान हैं। इवन प्रोडक्ट भी टाटा के इतने ज़्यादा फॉल्टी है, जबकि टाटा बहुत बड़ी कंपनी है कि प्रोडक्ट्स के अंदर फॉल्ट आ रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ी सफारी हैरियर नई शोरूम से निकलने के बाद बिल्कुल मतलब सीज हो जाते हैं इंजन। तो वो सारी चीज़ें के हिसाब से बहुत अच्छी सर्विस है। स्टाफ आपको अटेंड करता है, पूरा टाइम देता है। आप यकीन नहीं करेंगे, इससे कई बार सर्विस मैंने अपने साथ बिल्कुल अपने सामने खड़े होकर कराई है वहाँ पर। नहीं टाटा महिंद्रा में आप जाएंगे, मारुति हुंडई में जाएंगे, आपको अंदर जाने भी नहीं देंगे। मैंने गाड़ी के बराबर में खड़ी होकर अपनी एक एक चीज़ अपने सामने भी कराई है कई बार। तो छोटा कंपनी है, अभी छोटा स्टाफ कम होता है तो वो आपको टाइम अच्छा दे पाते हैं। कस्टमर कम होते हैं तो टाइम भी अच्छा मिल जाता है। एक तरीके से बेनिफिट भी है और आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं। अभी तक कोई भी मुझे इशू अगर लगा है, मैंने उनको बताया तो उन्होंने उसको अच्छे से सुना और रिजॉल्व भी करा। वो बहुत माइनर इशूज़ थे, ऐसा कुछ आया नहीं। हाँ, इसमें थोड़े से नेगेटिव है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा रोड नॉइज़ आता है। मुझे कई लोगों ने बताया कि सीएट के टायर हैं, आप चेंज करा लेना, इसलिए आता है। फीचर्स थोड़ा सा कंपनी ने बहुत कॉस्ट कटिंग कर रखी है। अंदर दो इन्होंने जो स्विच हैं वो बचाए हुए हैं, अंदर बहुत छोटी सी डंडी लगाई हुई है वो, लेकिन वो इग्नोर करना पड़ता है जब आपको और कोई ऑप्शन होता नहीं है, तो वो इग्नोर करना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये कि ऐसे कोई मेजर इशू भी नहीं है। 10.9 इंच का इंफोटेनमेंट इसका सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस है। बहुत कम गाड़ी, जब मैंने ली थी उस टाइम पे बहुत कम गाड़ी में ये आता था। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स भी हैं जो गाड़ी में हैं। भाई सर्विस कॉस्ट कितनी आती है इसका? सर्विस कॉस्ट इसकी भाई मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। जो मैंने इसकी पहली मेजर सर्विस कराई थी वो 10,000 किलोमीटर पे कराई थी। उसमें तो क्योंकि उसमें भी वो फ्री में ही आ रही थी मेरी, तो लेबर चार्जेस आते नहीं है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं बताऊँ तो 8,000, 8,500, 9,000 के आसपास। वो कंपनी जो मुझे कहती है व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट, वो कहते हैं सर ये करा लो, ये इसमें ये थोड़ा बेनिफिट है। क्योंकि एक्सटेंड वारंटी ले रखी तो मैं बोलता हूँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सारी चीज़ें कराने के बाद उन्होंने एवरेज आप 8, 8,500 रुपये लगा सकते हैं, हर 10,000 रुपये अभी तक जो आई है। बाकी अब मेजर सर्विस 40,000 पे होगी तो वो मैं देखता हूँ कि आती है उसमें। अभी तक तो 8,000 एवरेज, 7-8,000, 8,500 के आसपास आई है। भाई ब्रेकिंग कैसी है इस कार की? कार की ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, बहुत सॉलिड ब्रेकिंग है, आपको फुल कॉन्फिडेंस देती है। चाहे आप हाईवे पे हों, चाहे आप अपना किसी भी सिटी में आप चला रहे हैं गाड़ी, तो ब्रेकिंग में कहीं से कहीं तक इशू नहीं है। ABC जो होता है ना गाड़ी का, एक्सीलेटर क्लच ब्रेक, उसमें कोई इशू नहीं है। इंजन में कोई इशू नहीं है, सस्पेंशन में कोई इशू नहीं है। इवन अपने सेगमेंट में जो चीज़ ये है इसकी बेस्ट है। वो कंपनी ने बेसिक चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया, ज़्यादा फीचर्स पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो गाड़ी की बेसिक्स होते हैं उस पर बहुत ध्यान दिया और वो उन्होंने बहुत अच्छे बनाए। भाई बिल्ड क्वालिटी के बारे में क्या कहोगे? बिल्ड क्वालिटी देखिए, मैं अगर आपको बताऊँ तो ये जब इसका जो ग्लोबल एनकैप पे इसका जब सेफ्टी टेस्ट हुआ था तो ये 0 स्टार लेके आई थी। 0 स्टार आप समझ सकते हैं कि मैं आपको चीज़ बता दूँ, जो आजकल सेफ्टी रेटिंग्स होते हैं वो कंपनी बहुत सारे चीज़ों को देख के मेज़र करती है। मतलब बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं उनके, जैसे आजकल बेस मॉडल में आपको 6 एयरबैग मिल रहे हैं, तो अब इसमें है 2 एयरबैग, ठीक है, फ्रंट के 2 एयरबैग हैं इसके अंदर। लेकिन हाँ, बिल्ड क्वालिटी ऐसी है, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। अगर आप इसके गेट ओपन करके देखेंगे, बोनट उठा के देखेंगे, तो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक बार इवन गाड़ी लग भी गई थी हल्की सी, तो जस्ट इतनी अच्छा खासा हुआ है, तो सिर्फ स्पॉट्स पड़े थे, आप ये देख सकते हो। काफ़ी अच्छा हिट हुआ था गाड़ी का, तो सिर्फ स्पॉट्स आए थे, इससे ज़्यादा कुछ आए थे। तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। लेकिन सेम बिल्ड क्वालिटी में सिट्रन बसाल्ट 5 स्टार लगी, क्योंकि उसमें आज की डेट में कंपनी ने नॉर्म्स दे रखे हैं। यानी उसमें 5 एयरबैग हैं, 6 एयरबैग हैं बेस मॉडल से, और भी उसमें हिल असिस्ट कंट्रोल और काफ़ी चीज़ें जो अपग्रेड हो गया, ये तो वो आती है। बाकी वैसे अगर मैं जो देसी तरीका होता है इंडिया का, कि गेट खोल के मारना और उसको बोनट उठा के देखना, तो वो ठीक ठाक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे बिल्ड क्वालिटी। भाई गाड़ी चलाने में कैसी लगती है आपको? गाड़ी चलाने में ही अच्छी है। अगर मैं आपको सच बताऊं, लुक वाइज तो देखिए, लुक्स का तो अपना हर किसी का अपना अलग परसेप्शन होता है। लुक्स का तो पर्सनल हर किसी की ओपिनियन होती है, लेकिन हाँ, चलाने में गाड़ी पिकअप बहुत अच्छा है, गाड़ी का टॉर्क बहुत अच्छी है। ये गाड़ी है हाईवे और हिल्स के लिए। मतलब सिटी में तो खैर आपको क्या ही आप चलाओगे, लेकिन जब मैं इसको कई बार हिल्स पे लेके गया गाड़ी को, और कई बार मैं हाईवे पे लेके गया, तो नो डाउट वो तो कोई ऐसी दिक्कत गाड़ी में आती है, बहुत मज़ा आता है गाड़ी चलाने में। भाई इसको आप ट्रिप पे कहाँ लेके गए हो?
इसको ट्रिप पे मैं ऑलमोस्ट हिल्स में हिमाचल में काफ़ी जगह लेके गया हूँ, शिमला, मनाली, कुफरी और 2-3 जगह गए थे हम, और चंडीगढ़ वगैरह। मतलब बाकी तो 200-300 किलोमीटर जो हाईवे वाले रहती हैं चीज़ें, वो भी उत्तराखंड भी मैं गया हूँ कई बार। और 200-300 किलोमीटर का जो रन होता है हाईवे वाला, वो तो कभी ना कभी कुछ काम रहता है तो चलता रहता है। वहाँ पर गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी रहती है? गाड़ी आपको कैसी लगती है हाईवे पे चलाने में, कि गाड़ी स्टेबल रखती है? देखो मैं बताता हूँ उसकी ड्राइविलिटी सबसे अच्छी चीज़ क्या है। एक तो उसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है। आपको मैं ये कह सकता हूँ कि ये अपने सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट कार है सस्पेंशन को लेके। वो इसलिए क्योंकि छोटे मोटे गड्ढे जो पॉट होल्स होते हैं उसका तो पता भी नहीं चलता ऐसे। और इवन मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर इस सिट्रन ने जो है ना कम्फर्ट का, आप देखोगे मार्केटिंग बहुत करता है कि गाड़ी में कम्फर्ट है, तो डेफिनेटली कम्फर्ट है गाड़ी में। पीछे जो लोग बैठते हैं बहुत आराम से बैठते हैं। पीछे की जो सीट है वो भी अगली सीट से थोड़ी ऊंची है ताकि थ्योरेटिकल व्यू आए, तो उससे क्या होता है थोड़ा सा जो है आप सफोकेशन टाइप होता नहीं है गाड़ी में। 6 स्पीड इसका मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो उसमें क्या होता है जब आप हाईवे पे क्रूज़ करते हैं आपकी स्पीड अबव 80 होती है, 90-95, तो उसमें जो 6th गियर का काम ये होता है कि वो RPM को काफ़ी ज़्यादा लो रखता है, मतलब 1400-1500 के अंदर रखता है। उस पर भी आपको 80-90 की स्पीड मिलती है। उसकी वजह से एवरेज बहुत अच्छा निकल के आता है क्योंकि इंजन बिल्कुल शांत हो जाता है। भाई एवरेज कितनी निकाल रहे हो आप? मैंने इसमें देखो हाईवे की अगर मैं बात करता हूँ, हाईवे पे तो मैंने इस पे 20 तक का भी एवरेज निकाला है पेट्रोल पे। और मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एवरेज, क्योंकि गाड़ी लिए चलाने के लिए मज़े करने के लिए तो मैं एवरेज पे इतना ध्यान नहीं देता कि एवरेज निकालना है मुझे, लेकिन हाँ 20 तक का एवरेज आराम से हाईवे पे दे देती है। 19-20 तो आराम से दे देती है। आप निकालने पाओगे शायद 20 से ऊपर भी दे सकती है, लेकिन जहाँ खींचना होता है, पुश करना होता है, तो वहाँ मैं यूज़ करता हूँ। पहाड़ों पे मैंने से 16-17 का एवरेज निकाला है। पहाड़ों पेट्रोल पे 16-17, 17.5, 18 तक भी मैंने पहाड़ों पे निकाला, क्योंकि पहाड़ों पे भी ये होता है कि हिल्स पे थोड़ा सा गाड़ी पे लोड भी होता है, सारी चीज़ होती है। लेकिन 16-17 का एवरेज रहती है। सिटी में आराम से 13, 14, 15, वो डिपेंड ऑन आपकी ड्राइव कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। भाई लाइट्स का थ्रो कैसा है? इंजन लाइट्स हैं, और थ्रो मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है, मतलब आपको अनसेफ महसूस नहीं कराएगा। थ्रो लाइट का अच्छा है। अंदर इन्होंने थोड़ा सा वो भी दे रखा है कि उसको आपको कैसे उसको लेवलिंग एडजस्ट कर सकते हैं उसकी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब इसमें अपग्रेड होके आ गई है, अब तो इसमें LED लाइट भी कंपनी दे रही है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प दे रही है। तो उस टाइम पे था नहीं ऐसा कुछ, तो देखूंगा अगर चेंज हो जाएगी तो मैं भी एक बार लगाने की कोशिश करूँगा, कंपनी से लगवाऊंगा, क्योंकि अभी तक कंपनी से ही सारा काम कराया है। लेकिन थ्रो में आपको दिक्कत कुछ नहीं आएगी, बहुत अच्छा भी नहीं है बहुत बुरा नहीं है, एवरेज है, मतलब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत आती नहीं है। भाई इसकी एक सर्विस सेट्रॉन वाले देते हैं, कार ऑन व्हील्स। जी। भाई वो आपने एक्सपीरियंस करी है? वो मैंने एक्सपीरियंस इसलिए नहीं करी, कार ऑन व्हील्स इनका एक फीचर है कि आप अपने घर पे बुला सकते हैं सर्विस कराने। एक्चुअली क्या है दीपांश भाई, हम इंडियन है, हमारी एक मेंटेलिटी होती है कि हम जाके वहीं सर्विस कराएं हैं, क्योंकि अभी तक ऐसे ही कराते आ रहे हैं, अपने सामने कराएं कोई भी चीज़ है। अब ऐसा लगता है ना कि यार अगर उनके पास कोई चीज़ नहीं होगी तो वो छोड़ के चले जाएंगे, एक मेंटेलिटी आती है। नहीं पता क्योंकि मैंने सर्विस ली नहीं है उसकी, लेकिन मैं प्रीफर यही करता हूँ कि मैं सर्विस सेंटर जाके कराता हूँ, चाहे सर्विस सेंटर दूर क्यों ना सही, लेकिन जाता मैं सर्विस सेंटर पे ही, ज़्यादा बेटर रहता है। थोड़ा सा अपना मेंटेलिटी भी थोड़ी सी होती है कि जाके करा लें। अब तो इनके प्रोडक्ट काफ़ी हो गए। अभी लास्ट सर्विस जब मैंने कराई थी वहाँ पे मुझे कम से कम 2 से 3 बार मतलब उन्होंने, मैं लेट हो गया तो उन्होंने कहा कि सर आप कल के आ जाएँ तो बेटर रहेगा, क्योंकि मैं टाइम से पहुँच नहीं पाया था। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही खाली होता है, उनके पास भी गाड़ी होती है, क्योंकि अब प्रोडक्ट बिक रहे हैं सिट्रन के काफ़ी। तो हाँ ये है कि फिर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो वो टाइम आपको बुलाते हैं उस टाइम पे अगर आप जाएंगे, और जो उनका टाइम होता है जितना वो लेते हैं, और आपको ऑन द स्पॉट गाड़ी मिल जाती है। मतलब थोड़ा वेट करना पड़ता है, या अब अगर मैं पास होऊंगा तो मैं वापस भी आ जाऊँगा, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं वहीं रुक जाऊँ, या अपना कुछ काम होता है तो उसके तरीके से जाता हूँ कि काम भी हो जाए और गाड़ी भी दे देता हूँ सर्विस के साथ के साथ। गौर भाई ये स्क्रीन कैसी है? स्क्रीन ये आप देख सकते हैं, अब तो खैर काफ़ी कार्स में बड़ी बड़ी स्क्रीन आ रही है। उस टाइम पे मेरे हिसाब से सबसे बड़ी स्क्रीन थी, 10.9 इंच की स्क्रीन है। और एप्पल का जो कार प्ले है और एंड्रॉयड ऑटो, वो इसके अंदर वायरलेस है। आप देख सकते हो मेरा फ़ोन कनेक्ट है, मेरे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन भी है, वो भी ईजिली लग जाता है जब मुझे लगाना होता है। सारी एप्लीकेशन इसमें प्रॉपर यूज़ हो जाती हैं, और आप इसका रिस्पॉन्स देखेंगे काफ़ी अच्छा है, स्मूथ है, बहुत स्मूथ है, बहुत रिस्पॉन्सिव है। तो वो सारी चीज़ें FM वगैरह जो भी रहता है, ये एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो सब मिल जाता है। स्पीकर नॉर्मल हैं, 4 स्पीकर हैं। ट्यूटर की इन्होंने जगह दी है, लेकिन दिया नहीं है ट्यूटर लगा के, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो, लेकिन मुझे ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बहुत ज़्यादा म्यूज़िक मैं ज़्यादा सुनता भी नहीं हूँ। बाकी तो ये है कि नॉर्मल स्पीकर है, ठीक ठाक साउंड है। भाई ये क्या है? ये है डंडी। भाई ये ओवरव्यूम्स को ऐसे कंट्रोल करने के लिए? हाँ बेसिकली इसमें वही है, थोड़ा सा फीचर की कमी है जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि उस टाइम पे सबसे
जो हायर रेंज का मॉडल था वो यही था, फील टर्बो में एक वेरिएंट आता था, फुल्ली पैक आती थी टर्बो में। इस पे वो चारों तरफ जो उसकी क्लैडिंग सी लगी हुई, सब कुछ लगी हुई आती थी, लेकिन उस टाइम पे शाइन नहीं आता, तो शाइन में उन्होंने ये चेंज करके दिया है। लेकिन उस टाइम पे ये कुछ चीज़ें थी, कंपनी ने बहुत कॉस्ट कटिंग करी। यहाँ पे पीछे विंडो के स्विच नहीं दिए, पीछे विंडो के स्विच यहाँ दे दिए, ताकि जो पीछे वाले हैं वो भी इसे यूज़ कर लें और आगे वाले भी यूज़ कर लें। तो ये इन्होंने थोड़ा सा चीज़ों पे वो करा है। भाई एसी कैसा है इसका? एसी इसका बहुत अच्छा है। पीछे भी जो लोग बैठे होंगे ना, मतलब कितनी भी गर्मी हो, अभी तक इतनी गर्मी हुई थी इस बार, कोई दिक्कत नहीं आती। पीछे जो लोग पूरा चिल्ड कर देता है, एसी बहुत अच्छा है। मतलब मैं वही बता रहा हूँ, देखिए जो गाड़ी में मेजर चीज़ें होती है ना, इंजन, एसी, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, गाड़ी का गियर बॉक्स, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनाई है कंपनी ने। अगर यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करी ना, तो जो चीज़ें उन्होंने दी हैं वो डेफिनेटली बेस्ट दी हैं और गाड़ियों के कंपैरिजन। आपको 2 साल हो गए इस कार को ओन करते हुए, आप सेटिस्फाई हो? हाँ, अगर देखिए टाइम टू टाइम वाली चीज़ होती है। अब होता क्या दीपांश भाई, हर चीज़ का एक वक्त होता है। जब मैंने गाड़ी ली थी तो उस टाइम पे सब चीज़, अब 2 साल में बहुत चीज़ें अपग्रेड हो गई हैं। अब तो इवन आने वाले दौर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दौर है। अभी महिंद्रा ने 2 गाड़ी लॉन्च करी इलेक्ट्रिक के अंदर, आपने देखी होगी कितनी एडवांस कार आ रही है। हाँ, आप गाड़ी से मैं सेटिस्फाई हूँ, लेकिन अगर आप मुझे ये बोलेंगे कि 2024 में मैं ये गाड़ी परचेज करूँ, तो अब बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। उस टाइम पे ऑप्शन नहीं थे। उस टाइम पे मेरे पास टाटा पंच, मैग्नाइट और काइगर, यही ऑप्शन थे। लेकिन अब आप देखो स्कोडा की काइलैक आई है, जो कि काफ़ी स्कोडा अच्छी गाड़ी बनाता है, ठीक है। और आपकी महिंद्रा के अंदर एक्सयूवी का भी फेसलिफ्ट आ गया है नया। तो अभी मेरे पास ऑप्शन है। और वो आज की डेट में आप देख रहे होंगे कंपनी भी टर्बोज इंजन दे रही है, और आपका परफॉर्मेंस जो ओरिएंटेड कार्स है वो बना रही है। तो आज की डेट में अगर आप बोलोगे तो मेरे पास कंपटीशन में ऑप्शन है। लेकिन उस टाइम पे जब मैं लिया तो मेरी बेस्ट थी उस टाइम के हिसाब से एक कार, और मैं सेटिस्फाई हूँ और मैं यूज़ कर रहा हूँ। और मैं काफ़ी अभी लॉन्ग टर्म तक 2-3 साल तो मैं अभी और भी यूज़ करूँगा आराम से, और इवन रखूँगा इसको लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि रीसेल वैल्यू तो होती नहीं है। ऐसी गाड़ी की आपको मिलेगी नहीं बहुत ज़्यादा अच्छी। ये तो यूज़ करने वाली चीज़ होती है। वो मैंने पहले से एक्सेप्ट किया था कि जब गाड़ी लूँगा तो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करूँगा गाड़ी। क्या आपको रीसेल नहीं मिलेगी भाई? हाँ, रीसेल तो अब मैं मारुति हुंडई से कंपेयर करूँगा तो अच्छा, रीसेल का क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वॉक्सवैगन की भी रीसेल लोग अच्छी नहीं बताते, फोर्ड की नहीं अच्छी बताते। लेकिन अगर आप वॉक्सवैगन में जाते हो पोलो पे, या फोर्ड में आप जाते हो इको स्पोर्ट में, या फोर्ड में आप जाते हो फ्री स्टाइल में, वन ऑफ माई फेवरेट कार है फोर्ड फ्री स्टाइल, तो उनकी रीसेल वैल्यू अच्छी है। रीसेल बनाता है प्रोडक्ट, रीसेल कंपनी नहीं बनाती। इवन आप मारुति की एक गाड़ी थी, मेरे नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसका छोटी गाड़ी थी, अल्टो के जैसी थी वो, तो उसकी भी आप रीसेल छीन दी क्योंकि प्रोडक्ट नहीं अच्छा था। तो रीसेल तो प्रोडक्ट बनाता है। अब कल को अगर अच्छा प्रोडक्ट है, लोग इसको अडॉप्ट करेंगे तो रीसेल अपने आप बढ़ती चली जाएगी। और अब जैसे जैसे कंपनी लॉन्च कर रही है, अभी इसका 5 स्टार मिले हैं, 4 स्टार मिले हैं सिट्रन बसाल्ट को, और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं उसके, तो रीसेल बनेगी धीरे धीरे। गौर भाई, इससे पहले कौन सी आप कार चलाते हो? मैं इससे पहले भाई ज़्यादातर जो मैंने लंबी यूज़ करी, 2 गाड़ी यूज़ करी। इससे जस्ट पहले मैं चला रहा था फोर्ड एस्पायर, जो कि डीजल थी 1.5 लीटर, वही सेम फोर्ड इको स्पोर्ट वाला उसमें इंजन आता है वही, क्योंकि आपको पता ही है परफॉर्मेंस कैसी है उस गाड़ी की। स्टेबिलिटी बहुत अच्छी थी, इंजन बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी पावर थी। और सेंट्रो, जैसे हर किसी की एक पहली गाड़ी होती, तो मेरे पास भी अभी भी है मेरे पास, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है गाड़ी, तो अभी भी है, बहुत ऐसे है। तो बाकी ये है कि पेट्रोल की मेरी, अगर मैं जो सेंट्रो है वो पेट्रोल प्लस सीएनजी है, और इको जो एस्पायर थी मेरी वो डीजल थी, और ये मेरी पहली पेट्रोल कार है, वो भी टर्बो। एस्पायर आपने बेच दी भाई? एस्पायर मैंने सेल आउट कर दी थी। वो मैंने सेकंड हैंड कार ली थी, किसी रेप्यूटेड कंपनी से ली थी, वैसे तो मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको। तो क्या हुआ था कि गाड़ी थोड़ा सा एक्सीडेंटल भी निकली थी, उसमें अंदर भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ों के इश्यूज थे। तो मुझे जो है ना बार बार 2019 में मैंने 2018 मॉडल गाड़ी ली थी, आप सोचिए सिर्फ 1 साल पुरानी, 7 लाख रुपए की मैंने पुरानी गाड़ी ली थी। अब आप लगाइए गाड़ी, कुल आपको मैं बता दूं, कुल गाड़ी 6000 किलोमीटर चली थी, लेकिन उसमें इश्यूज निकले बाद में, जो कि मुझे पता चला, समझ में आया कि वो मुझे किसी ने गाड़ी गलत दे दी थी, एक्सीडेंटल कार थी वो, और उसमें पार्ट्स भी काफ़ी चेंज हुए हुए थे, तो वो सारे इश्यूज आए थे उसके अंदर। तो इसीलिए मैंने वो सारे इश्यूज फेस जब करे, तो इसलिए मैंने प्लान किया था कि मैं नई जो भी लूँगा नई गाड़ी लूँगा, सेकेंड हैंड गाड़ी नहीं लूँगा, क्योंकि वो थोड़ा सा दिल खराब हो गया था सेकंड हैंड गाड़ी लेके। ये आपकी फर्स्ट न्यू कार है? ये मेरी फर्स्ट न्यू कार है, पहले मैंने सेकंड हैंड ही ली है गाड़ी जो भी ली है। आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा? डिलीवरी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा। देखो, इसका सिट्रन का जो इनका आउटलेट है उसका नाम है ला मैसो, मतलब वो एक फ्रेंच वर्ड है और उसका मतलब है हमारा घर।
तो आप जब वहाँ पर जाओगे तो आपको डेफिनेटली घर वाली फील आएगी। जैसा मैंने आपको सर्विस में बताया, कम कस्टमर होते हैं। अब आप सोचो मारुति में तो कस्टमर ही रोज़ाना के हज़ारों जा रहे हैं गाड़ी देखने, वहाँ पर कस्टमर आ गए 50-100, तो उनको अटेंड करने के लिए कम लोग मिलते हैं, तो अच्छे से टाइम देते हैं। उन्होंने मुझे अच्छे से टेस्ट ड्राइव कराई, बताया, समझाया और सारी चीज़ें कराई। लोन भी उन्होंने मेरा कुछ 50% के आसपास मैंने लोन लिया था, तो वो भी उन्होंने मेरा करा के टाइम से दे दिया था सारी चीज़ें। और बाकी ये है कि डिलीवरी में मैंने उनको बोला था कि भाई मैं फैमिली के साथ आऊँगा तो थोड़ा सा अच्छे से ग्रीट हो जाए और अच्छे से सेलिब्रेशन हो जाए, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी उन्होंने करके दी थी। डिलीवरी एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है, उसमें कोई कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं है। समझाया वगैरह उन्होंने काफ़ी अच्छा, और सारी चीज़ें टेस्ट ड्राइव वगैरह सब अच्छे से उन्होंने मुझे कराई। भाई आप किसी को रिकमेंड करते हो ये कार? हाँ, मैं बिल्कुल डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। अगर किसी को परफॉर्मेंस चाहिए, ड्राइवेबिलिटी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, सस्पेंशन लाजवाब चाहिए और बजट के अंदर चाहिए, तो अब इसमें काफ़ी अपग्रेड वर्जन भी आ गए हैं। बसैल्ट आ गया, C3 एक्रॉस, तो डेफिनेटली आप चला के देखें। टेस्ट ड्राइव आप ज़रूर लें, गाड़ी लेने से पहले कहीं और टेस्ट ड्राइव लेंगे तो डेफिनेटली आप इसको ही फाइनल करेंगे, मेरी गारंटी है। मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा। और भाई का यूट्यूब चैनल भी है, भाई किस नाम से? मेरा यूट्यूब चैनल लैंड एंड इन्वेस्टमेंट के नाम से है भैया, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। नोएडा से रिलेटेड प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन है हम प्रोवाइड करते हैं अपने चैनल पे। आपको भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा भाई के चैनल का। सिट्रोन C3 का ओनरशिप रिव्यू, जो भी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कितनी इसकी एवरेज निकलती है, सर्विस कॉस्ट क्या आती है, भाई ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करा है। थैंक यू गौर भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपको ऐसी एक और नई वीडियो में।